तीन, मैं लिख दूं यहाँ पर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विद हेलोजन, रिएक्टिविटी विद हेलोजन। तो इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, ट्राई हेलाइड्स और पेंटा हेलाइड्स। तो नाइट्रोजन भाई पेंटा हेलाइड तो बनाता नहीं है आपका, खाली ट्राई हेलाइड बनाता है। जबकि फास्फोरस क्या बनाएगा, PCl3 भी बनाएगा और PCl5 भी बनाएगा, है ना। ऐसे ही आपका आर्सेनिक AsCl3 भी बनाएगा और AsCl5 भी बनाएगा। लास्ट वाला मेंबर क्या बनाना पसंद करेगा, BiCl3, है ना। लास्ट वाला ट्राइवेलेंसी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है उसके अंदर। और टॉप मेंबर ट्राइवेलेंसी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। बाकी बीच वाले सभी क्या बनाएंगे आपके, ट्राइहेलाइड बनाएंगे और पेंटाहेलाइड। तो जो पेंटाहेलाइड्स हैं वो क्या होंगे आपके, ज्यादा कोवलेंट होंगे देन ट्राइहेलाइड्स। तो मैं इस बात को यहाँ लिख दूं, द पेंटाहेलाइड्स, द पेंटाहेलाइड्स आर more covalent, are more covalent than ट्राइहेलाइड्स। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो रेगुलरली पढ़ लिया करो, भी तो छुट्टियां मार जाता है इतनी तो। सर आज वो फिर जी में पेपर था 5:30 तक का मेरा, उसके लिए पढ़ना था मेरे को। चलो, द पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, है ना। क्यों, बिकॉज द सम ऑफ, बिकॉज द सम ऑफ फाइव फाइव सक्सेसिव आयोनाइजेशन enthalpy is less, sorry, is than more than the sum of three successive ionization enthalpy, three successive ionization enthalpy, है ना। तीन इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में एनर्जी कम लगेगी और फाइव को लूज कराने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। तो फाइव वो लूज करने की बजाय शेयर करना पसंद करता है, इसलिए पेंटा हेलाइड्स क्या होंगे आपके, ज्यादा कोवलेंट होंगे देन योर ट्राई हेलाइड्स, है ना। और डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा हेलाइड डिक्रीजेस। और अगली बात मैं यहाँ पर लिख दूं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ pentahalides, pentahalides decreases due to increase in inert pair effect, due to increase in inert pair effect, है ना। inert pair effect की वजह से आपको। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया मस्त बनता है एकदम, NCl3 लोन पेयर है और PCl3 यहाँ भी लोन पेयर है ना। तो इनमें से कौन लुईस एसिड होगा और कौन लुईस बेस होगा, बताओ। मेरे दिमाग में आ ही गया वैसे ही, बोलो। बोलो भाई, कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है। लुईस एसिड पता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लगाओ थोड़ा सा दिमाग।
अरे देखो ना, देखो यहाँ पर ये है आपका NCl3 और एक सेकेंड सर, एक सेकेंड सर। NCl3 को मैं लुईस एसिड मानूंगा। लुईस एसिड मानोगे? चलो, लुईस एसिड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, है ना? यही है ना? तो नाइट्रोजन यस। के एक ऑर्बिटल में तो लोन पेयर है और 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रखे हैं क्लोरीन से। तो कोई ऑर्बिटल खाली है जहां इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? बोलो। नहीं ना? नहीं। नाइट्रोजन के पास एक ऑर्बिटल में तो लोन पेयर है और 3 ऑर्बिटलों ने ओवरलैप कर रखा है क्लोरीन से। तो कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है ना जहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रखे। नहीं। क्या होगा ये? इसलिए ये होगा आपका लुईस बेस। समझे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता अब और। लेकिन फास्फोरस के पास तो डी ऑर्बिटल खाली है ना, तो वहां तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एकोमोडेट कर सकता है। तो ये कैसे काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। समझ में आ गई बात? भाई ये तो एक्सेप्ट कर सकता है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है इसके पास। वहां तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है ये। मगर NCl3 के पास तो जगह ही नहीं है। 3 ऑर्बिटलों में आके बैठा हुआ है क्लोरीन और एक ऑर्बिटल में क्या बैठा हुआ है? लोन पेयर। तो एक्सेप्ट करेगा तो करेगा कहां? जगह ही नहीं है इसके पास। समझे? ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? चलू ना आगे? जी। तो लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। वो रीजन आपको पता लग गया। और मैं लिख दूं यहाँ पर अमंग ट्राईहेलाइड्स, अमंग ट्राईहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन only NF3 is stable. Only NF3 is stable because of comparable size, because of comparable size of nitrogen and fluorine. The NF bond is quite, the NF bond is quite strong, है ना? Whereas rest of halides, whereas rest of halides, rest of halides nitrogen of nitrogen unstable, are unstable large due to large difference, due to large difference in the size of nitrogen, size of nitrogen and halogen atom, and halogen atom, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर, so the decreasing, so the decreasing order of stability, इसलिए स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहा? सबसे ज्यादा स्टेबल रहा NF3, फिर आपका N सब एक्सप्लोजिव है ये, और NBr3 एंड NI3। ये तीनों के तीनों क्या है? अनस्टेबल। ये तीनों के तीनों हैं अनस्टेबल। और ये क्या है? सिर्फ स्टेबल। ये स्टेबल। चलिए आगे चलते हैं इससे अब। तो इसके बाद आता है आपका जो ट्राई हैलाइड्स है, इनको इजिली आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, है ना? तो द ट्राई हैलाइड्स और लुईस एसिड हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना? इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर PCl3। PCl3 क्या कर सकता है? दो क्लोरीन को भी एक्सेप्ट कर सकता है और क्या बना देगा आपका?
PCl5, मगर नाइट्रोजन इस काम को नहीं कर सकता आपको। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके अब ये बताओ, ट्राई हैलाइड ज्यादा स्टेबल होंगे या पेंटा हैलाइड ज्यादा स्टेबल होंगे? हम्म, ये बढ़िया बात है, बोलो भाई, PCl3 ज्यादा स्टेबल है या PCl5 ज्यादा स्टेबल है? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड्स of trihalides and pentahalides of group 15 elements. सर PCl3 और PCl5 में क्या बताना है? कौन ज्यादा स्टेबल है? बोलो जल्दी फटाफट। सर PCl3 है ना, ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो PCl5 कम स्टेबल क्यों है? तो PCl5 की स्टेबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? बोलो। मतलब क्या होगा मतलब? कि आप कहना चाह रहे हो ना ये बात कि ट्राई हैलाइड ज्यादा स्टेबल हैं, तो क्यों है, रीजन भी हाँ तो हाँ हाँ। बोलो। मैं तो लिख ही रहा हूँ इतने आंसर, इतने शायद आपका दिमाग में आ जाए। पहली बात भाई, ट्राई हैलाइड में सर 3 क्यों? बॉन्ड सर पेयर। इसके उसके शेप की वजह से सर, उसके अंदर सर वो जो PCl5 है हम्म, उसके अंदर सर वो बनता है ना ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी ना। हाँ तो मैं वही बताने वाला लिख था दो कि यहाँ पर पहला, sp3dt हाइब्रिडाइजेशन है। बिल्कुल पहला लिख दिया आपका यहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीज इंक्रीज्ड स्टेरिक हिंडरेंस, हिंडरेंस, है ना। और दूसरा, इनके बनने के दौरान हीट ज्यादा लग रही है आपकी, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन भी तो लूज कराने हैं, है ना, तो हीट ज्यादा लग रही है आपकी। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, जो रिएक्शन ज्यादा एंडोथर्मिक होती है वो कम स्टेबल होती है, जो ज्यादा कम एंडोथर्मिक होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है आपकी। या दूसरी बात को हम लिख दें यहाँ पर, पहला तो हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस, और क्या कहते हैं दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। और हाँ, मैं लिख दूं यहाँ पर, द सम ऑफ 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन enthalpy greater is greater than sum of 3 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो एनर्जेटिकली उसकी फिजिबिलिटी कम है आपकी। चलिए, तो PCl5 आपने बना दिया, तो ये तो आपको पता ही है, ये दो एक्सियल बॉन्ड है ब्लू वाले जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ब्लू वाले एक्सियल बॉन्ड है, थोड़े से लॉन्गर होते हैं, और एक ग्रीन वाले मैं बना रहा हूँ इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है, छोटा होता है। ये 11th में कर ही रखा है आपने, है ना। क्योंकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, जो ब्लू वाले बॉन्ड है, दे आर रिपेल्ड बाय 3 बॉन्ड पेयर, और जो ग्रीन वाले बॉन्ड है इक्वेटोरियल बॉन्ड, दे आर रिपेल्ड बाय 2 बॉन्ड पेयर, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना। नीले वाला कौन सा बॉन्ड है भाई, एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड। और ग्रीन वाला कौन सा है आपका, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना। ये पता है ना रीजन, ये एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर क्यों है, ठीक है। तो मैं बस इसी बात हाँ को हाँ हाँ। यहाँ पर, एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड जो है वो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या है, लॉन्गर है, ठीक है ना।
इसलिए चलिए, इसके बाद आता है आपका फिर, और ये हो गया। इसके बाद आता है आपका एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, वो शायद मैंने करा दिया है ना, एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, हाँ मैंने करा दिया, रिएक्टिविटी वगैरह वो सारी बातें थी उसके अंदर। जी। इसके बाद आता है आपका डाई नाइट्रोजन। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या आएगा, प्रिपरेशन, है ना, तो प्रिपरेशन में क्या, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। तो पहला आ जाएगा आपका फ्रैक्शनल बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, है ना। जब एयर को हम लिक्विफाई करेंगे तो 78% तो नाइट्रोजन होगी और 20% क्या होगी आपके, उसके अंदर 22% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा, बिकॉज साइज बड़ा है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में वंडरवाल फोर्सेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्सेज कंपेरेटिवली वीक होंगे, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of liquefied air, the nitrogen gas, the nitrogen gas distills, हो क्या होता है आपका, जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हो जाता है आपका, डिस्टिल ओवर हो जाता है ना। एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है ना। एक सेकंड, पंगे कर रहा था ना, इस वजह से। चलिए, on fractional distillation of liquefied air, the N2 gas distills over, leaving behind, leaving behind liquid oxygen, leaving behind liquid oxygen। तो पहला तरीका तो ये है बनाने का। दूसरा है by thermal decomposition of metal azides, by thermal decomposition of metal azides, by thermal decomposition, by thermal decomposition of metal azides। अजाइड्स की बात हम कर चुके हैं जब हम कैटेनेशन को पढ़ रहे थे। तो मेटल अजाइड क्या होता है आपका, NaN3, दिस इज सोडियम अजाइड। इसको हमने गर्म किया, ये टूट गया आपका, ट्वाइस ऑफ Na प्लस में थ्राइस ऑफ N2, है ना। ऐसे ही होता है आपका एक बेरियम अजाइड, BaN3 ट्वाइस, इसको भी गर्म करेंगे तो ये भी टूट जाता है आपको, Ba+3N। अब देखो कहाँ यूज होता है ये, जो कार के एयर बैग्स होते हैं उनके अंदर यही चीज भरी होती है। तो पहले तो ये क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का वॉल्यूम काफी कम होगा, लेकिन जैसे ही हीट होता है आपका, कोई उसके अंदर मैकेनिज्म होता है ना, जैसे कोई कोलिजन वगैरह होता है एक पर्टिकुलर स्पीड पे, है ना, तो मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है और अचानक से एयर बैग क्या हो जाते हैं आपके, फूल जाते हैं, ठीक है ना। वो इसी तो इस नाइट्रोजन के देखो, पहले वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू गैस, है ना, तो अचानक से गैस निकलती है ना आपकी, तो सारे की सारी कॉस्ट किसकी है, इस सोडियम अजाइड की ही है, बेरियम अजाइड, ठीक है ना। जी। तो ज्यादातर इसके अंदर आपका सोडियम अजाइड होता है,
ठीक है ना, क्योंकि फिर धुआं सा भी निकलता है ना, तो वो सोडियम एयर से रिएक्ट करता है एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से, तो वो हल्का फुल्का फ्यूम से भी निकलते हैं। तो सोडियम एजेट ज्यादातर यूज करते हैं, बेरियम थोड़ा सा और महंगा होता है। ठीक है ना, और दूसरा सोडियम का टूटता भी जल्दी से है, ये भी चीज है आपकी। तो सोडियम एजेट ही मेनली यूज होता है कार के एयरबैग्स को भरने में। जी सर, वो आज न्यूज़पेपर और न्यूज़ में आया था वो कुछ बोर्ड के पेपर का कि 45 टू 50 डेज आगे बढ़ा दिए जाएंगे और 50 मतलब और कोर्स कम कर देंगे। कोर्स तो कम होना, ये देखो भाई, अगर अब क्या कहते हैं नवंबर में स्कूल नहीं खुलते ना, तो कोर्स थोड़ा सा और कट होगा। ठीक है ना, बढ़िया मौका है 99 लाने का, और क्या है कि नहीं। जी अब जी। पता नहीं, अभी देखो नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आएगा, वो तो कितना। ये देखो, शहरों में तो बच्चे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपना, लेकिन जो बच्चा गांव में रह रहा है उसको वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी थोड़ी ना है कि वो ऑनलाइन लेकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ जेई तो वाले करेंगे। बेवकूफ है, इतना काम में रखा है। जेई वालों जेई जेई वालों से तो जब जेई मेन का जरूर कट करेंगे, लेकिन भाई ये आईआईटी वाले एडवांस वाले ये कट नहीं करेंगे अपना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। ठीक है ना, इनका अलग वो हिसाब किताब है अपना। शायद जेई का जरूर कट होगा आपका। और देखो जेई का भी क्या, अगर बढ़िया रहता है, अगर कट होता है और उसमें फायदा मिलता है अप्रैल वाले में, तो अप्रैल वाले को ही देना, है ना। हाँ। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। फिर आएगा आपका बाई थर्मल बाई थर्मल डिकम्पोजिशन बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है आपको देखते हैं इसको मैं hit करके। ये है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 ट्वाइस Cr2O7, हिट कर दिया इसको। हाइड्रोजन देखो 8 है, ऑक्सीजन 7 है। सबसे पहले किसको अलग कर दो, 4H2O को। सारी हाइड्रोजन गायब आपकी, क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन लगेगी Cr2O3, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका, फ्री हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ आता है आपका बाय हीटिंग एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड। फोर्थ आएगा आपका बाय हीटिंग एन इक्विमोलर एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ equimolar mixture of ammonium chloride and sodium nitrite। देखो अब ये रिएक्शन कैसे होती है आपकी। ये हो गया NH4Cl प्लस सोडियम नाइट्राइट। पहले NaCl निकल जाएगा, NaCl और प्लस में NH4NO2। अब ये NH4NO2 डिकम्पोज हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ से लिखते हैं इसको, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड। ये भी आपका हीट होगा, तो ये बन जाएगा N2 प्लस वाटर निकल जाएगा, है ना। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो NH4 NH2 ये NO2 कट जाएगा आपका, और डायरेक्टली क्या हो रहा है आपका NH4Cl प्लस में NaNO2 से ये बन गया NaCl प्लस में N2 और प्लस में 2H, है ना। ऐसे भी नाइट्रोजन बनता है आपको। और इसके बाद आता है फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पता ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है मैं ना। कलरलेस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। सीधे आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, जब हम एनामलस बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल तो ऐसा था, है ना, कि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी, है ना। तो ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी,
ड्यू टू वेरी हाई bond dissociation, due to very high bond dissociation enthalpy, the nitrogen gas is chemically unreactive at room temperature, है ना? is chemically unreactive at रूम टेम्परेचर। ये क्या होगी आपकी रूम टेम्परेचर पर अनरिएक्टिव होगी, है ना? तो नाइट्रोजन जो है इट इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। भाई सपोर्टर ऑफ कंबशन तो खाली ऑक्सीजन है। तो अगली बात मैं लिखूं यहां पर, नाइट्रोजन गैस इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। नाइट्रोजन गैस कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, yet the preheated lithium and magnesium ribbon keep on burning in an atmosphere of डाइनाइट्रोजन, है ना? तो ऐसा क्यों हो गया आपका? देखो, पहले से अगर लिथियम और मैग्नीशियम को मैंने गर्म कर दिया तो इनके अंदर तो हीट होगी ना आपकी, है ना? इनके अंदर हीट होगी, उस हीट से नाइट्रोजन क्या हो जाती है आपकी? एटोमाइज हो जाती है आप, समझे? तो मैं लिख दूं यहाँ पर जी द सर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द heat present in red hot lithium and magnesium is sufficient to atomize atomize नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना? hence lithium and magnesium react with atomic nitrogen and release large amount of heat, है ना? So lithium and magnesium ribbons burn in an atmosphere of nitrogen, ठीक है ना? तो नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में इसलिए बर्न करते हैं क्योंकि एक बार नाइट्रोजन से कंबाइन होना शुरू कर देंगे, अब तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी ना, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा होती है। तो फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और ये क्या बनाएंगे? नाइट्राइड्स बनाएंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पर लिथियम प्लस N2, लिथियम की वैलेंसी है 3, तो क्या बनाएगा ये? Li3n। नाइट्रोजन 2 है तो लिथियम कितना कर लो? 6। और लिथियम के नीचे मैं लिख दूं लिथियम क्या होगा आपका? रेड हॉट, है ना? गर्म कर देंगे उसके बाद ही रिएक्शन करेगा ये। ऐसे ही Mg प्लस N2, Mg की वैलेंसी है 2 और नाइट्रोजन की है 3, तो Mgn नाइट्रोजन की 3 तो वो लगा देंगे इसके साथ मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम के 2 तो वो नाइट्रोजन के साथ, है ना? तो Mg3 ये भी क्या होगा भाई? रेड हॉट, है ना? रेड हॉट, तभी ये रिएक्शन होगी। इसके बाद ये तो पता ही है आपको, कॉम्बिनेशन विद डाइहाइड्रोजन, है ना? कॉम्बिनेशन विद
डाईहाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस को तो हम जानते हैं किसके नाम से, हाबर्स प्रोसेस, हाबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, है ना। इसके अंदर यही होता है आपका N2+3H2 कैटलिस्ट तीन होते हैं आपके, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। और मोलिबेडनम को यूज करते हैं हम यहाँ पर एज ए प्रमोटर, मोलिबेडनम इज यूज एज ए प्रमोटर, है ना। और 700 केल्विन टेम्परेचर होता है और अराउंड 200 atm प्रेशर, और ये बनता है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NH3। और ये रिएक्शन क्या होती है आपकी, रिवर्सिबल। दिस इज हाबर्स प्रोसेस, है ना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पर, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, यही आपका N2+ में O2। और टेम्परेचर क्या होता है, 3000 केल्विन के आसपास होता है ना, और फिर बन जाता है आपका ट्वाइस ऑफ NO। तो एट द टाइम ऑफ थंडरिंग, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ थंडरिंग ये रिएक्शन होती है आपकी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ओजोन का डेप्लीशन करता है, ठीक है ना। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद सम अदर कंपाउंड। बस इसके बाद आ गया आपका, हाँ देखो एक आपने चीज पढ़ी होगी यहाँ पर कि ये कहते हैं कि जो भैया ये वाटर, जो रेन वाटर है, इट इज गुड फॉर वेजिटेशन देन नॉर्मल वाटर। तो रेन वाटर में ऐसा क्या हो जाता है, बताओ। रेन वाटर इज गुड फॉर वेजिटेशन देन नॉर्मल वाटर। मैं एक नॉर्मल वाटर डालूं और एक रेन वाटर डालूं, है ना, पेड़ पौधों पे, तो रेन वाटर ज्यादा बढ़िया होता है, क्यों। क्योंकि सर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके आता है। कंबाइन होके आता है, तो फिर क्या कहते हैं, इनको ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना प्लांट्स की रूट आपकी, हाँ है जी ना, और सर। फिर किसमें कन्वर्ट कर देता है उनको, वो नाइट्रोजन में। इसे तो बोलते हैं नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता था आपका प्लांट्स की रूट में, है ना, वो कन्वर्ट करता था इसको। तो इसलिए आपका जो रेन वाटर है दैट इज गुड फॉर वेजिटेशन, बिकॉज ये जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, है ना, दे आर टेकन अप बाय द प्लांट्स एज नाइट्रेट, है ना। ये NO आएगा आपका, NO एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, क्या बना देगा आपका, ट्वाइस ऑफ NO2। फिर ये क्या होगा आपका, हाइड्रोलाइज होगा आपका, और क्या बना देगा आपका, नाइट्रेट्स, है ना, HNO3 काफी डाइल्यूट होगा। तो ये प्लांट प्लांट क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा आपका, ठीक है ना। जी। अच्छा चलिए, तो ये हो गया आपका। और अगर रेन नहीं होती है तो मान लो फार्मर वैसे नॉर्मल वाटर डाल रहा है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में तो ये होता है नाइट्रेट्स ऑफ अमोनिया, है ना, एंड फॉस्फेट, ये चीजें आपकी। चलिए इसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। इसके बाद आ जाएगा यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो पहला काम, तो रूम टेम्परेचर पर केमिकली इनर्ट है ये। तो जितने आपके फूड आर्टिकल्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन ही तो भरते हैं। ये चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं, ठीक है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन फिलिंग, है ना, इन फिलिंग पैकेट्स, पैकेट्स कंटेनिंग, कंटेनिंग इटेबल, है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं आपका। दूसरा, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटिंग एजेंट, एज रेफ्रिजरेटिंग
रेफ्रिजरेटिंग एजेंट। और तीसरा लिक्विड नाइट्रो डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रोवाइड inert atmosphere. Nitrogen gas is used to provide inert atmosphere. ठीक है ना? इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज फॉर कैरिंग आउट सर्टेन रिएक्शंस। और क्या कहते हैं आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं आपके, है ना, आर्गन तो महंगे वाले बल्बों में होती है आपकी, ठीक है ना, तो नॉर्मल जो बल्ब आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन ही भरा होता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इट इज यूज इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, है ना, टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, है ना, टू रिड्यूस द रेट ऑफ टू रिड्यूस द रेट ऑफ वोलाटाइजेशन वोलाटाइल वोलाटाइजेशन वोलाटाइलाइजेशन सॉरी ऐसा आएगा यार जेड की जगह, वोलाटाइजेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, है ना। तो टंगस्टन फिलामेंट क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा आपको, इसलिए नाइट्रोजन भर देते हैं बल्ब के अंदर। इसके बाद आता है आपका अमोनिया, NH3, अमोनिया। अमोनिया प्रिपरेशन, तो पहला तो वही है इंडस्ट्रियली आपकी हावर प्रोसेस से ये बनेगी आपकी, है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर इट इज अमोनिया प्रिपरेशन नंबर 1, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एटमॉस्फेरिक डिके ऑफ यूरिया। it is produced during atmospheric decay of यूरिया। यूरिया क्या होता है, अमोनियम कार्बामेट, NH2CONH2। तो एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगा इसको, मॉइस्चर मिलेगा, है ना। ये मैं लिख दूं वाटर कहाँ से आया आपका, मॉइस्चर से आया। तो दो ऑक्सीजन तो मिल गए, कार्बन को कार्बोनेट बन गया, और दोनों अमीनो ग्रुप को दो दो एच मिल गए तो ये बन गए अमोनियम। तो ये बन गया आपका अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके। अब जैसे जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगी आपकी तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर एच म्यू, या क्या लिख दो आप, सनलाइट। तो ये टूटेगा आपका ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस H2CO3, H2CO3 टूट जाएगा H2O प्लस। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, आपकी अमोनिया निकलती है ना। तो जब हम किसी पब्लिक टॉयलेट के बगल से जाते हैं तो जो स्मेल हमें आती है ना, तो उससे किसकी स्मेल आती है, अमोनिया की। क्योंकि लोग जो टॉयलेट जाते हैं तो क्या निकलता है भाई, यूरिया। एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट। फिर धूप की वजह, सनलाइट की वजह से ये क्या होता है आपका, डिग्रेड होता रहता है, तो वहां वो अमोनिया रिलीज होती है। जो पंजेंट सी स्मेल आती है वो अमोनिया की स्मेल होती है, ठीक है। सेकेंड, it is produced from ammonium salts by the action of strong alkali. It is produced by ammonium. It is produced by ammonium salts. It is produced from ammonium salts. It is produced from ammonium salts by the action of strong alkali.
बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो देखो इसके अंदर क्या होता है आपका, जैसे अमोनियम का सॉल्ट लिख दिया मैंने, अमोनियम क्लोराइड, और अल्कली डाल दिया यहाँ पर भाई NaOH। तो NaCl को निकालेगा, NaCl बनाएगा, OH माइनस H प्लस को निकालेगा और क्या बनाएगा, H2, और किसको फ्री कर देगा, Na3। ऐसे ही एक और मैं ले लूं, अमोनियम सल्फेट ले लूं, NH4 ट्वाइस SO4 और प्लस, चलो अब की बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, है ना, CaOH। रिएक्शन तो सेम ही होगी आपकी, कैल्शियम के साथ सल्फेट लग जाएगा, दोनों OH क्या निकाल देंगे अमोनियम से, H प्लस H प्लस, तो ये हो गया 2H2O, और दो अमोनिया क्या हो जाएगी आपकी, फ्री। ठीक है ना, तो इस तरीके से अमोनिया बनता है। तीसरा, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये हो गया आपका Mg3N2, Mg3N2, और प्लस में वाटर डाल दिया HOH, तो मैग्नीशियम के साथ तो OH लगेगा, और N माइनस को क्या मिलेगा, H प्लस, तो NH3। तो नाइट्रोजन 2 है तो 2 कर दिया, मैग्नीशियम 3 है तो 3 कर दिया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या कर दिया हमने, 6H2O। तो मेटल नाइट्राइड्स नाइट्राइड्स का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, अमोनिया। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, मैं लिख दूं यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। देखिए इसके अंदर क्या होता है आपका, इट इज डन बाय हाबर्स प्रोसेस, इट इज डन बाय हाबर्स प्रोसेस। ठीक है ना, ये किससे होता है आपका, हाबर्स प्रोसेस से होता है। तो हाबर्स प्रोसेस वही चीज थी आपकी, आसान, बिल्कुल सिंपल सी, तो वही मैं लिख देता हूँ एक बार इसको यहाँ पर, N2 प्लस 3H2, एक रिवर्सिबल प्रोसेस थी ये, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट थे FeO प्लस Al2O3 प्लस K2, ये कैटलिस्ट था, और मोलिब्डेनम क्या था, प्रमोटर। प्रेशर रखा था 200 ATM, और टेम्परेचर रखा था 700 केल्विन, और ये बन रहा था ट्वाइस ऑफ एन, और डेल्टा एच क्या है इसके लिए, नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक, इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बात यह आती है कि हम, ठीक है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बात ये आती है कि हम इसके रेट को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, है ना। तो कंडीशंस नीडेड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, तो मैं लिख दूं यहाँ पर कंडीशंस नीडेड, नीडेड टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज द यील्ड, यील्ड ऑफ अमोनिया। ठीक है ना, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। चलिए पहली चीज देखो यहाँ पर, पहला काम हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम वाली प्रोसेस को, है ना, रिएक्टेंट हम बढ़ा दें तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा बनना है अपना, है ना। तो पहला हो गया मेरा एक्सेस, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना, विल shift the extent,
extent of reaction in forward direction, in forward डायरेक्शन, है ना, क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा आपको। दूसरा, अगर ये प्योर होंगी तो जो कैटालिटिक पॉइजन्स हैं वो अब्सेंट हो जाएंगे आपके रिएक्शन मिक्सचर से, तो भी इक्विलिब्रियम कहाँ चलेगा आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दूसरा आ जाएगा आपका प्योरिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन गैस, है ना। इट मींस देयर विल बी no catalytic poison to slow down the reaction, कि रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। तीसरा, अब ये देखो जरा, ये प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती हैं वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है लो टेम्परेचर पे, फिर ये हाई टेम्परेचर क्यों लिया गया है यहाँ पर, बताओ जरा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना ये, तो लो टेम्परेचर पे ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए इसको, फिर हाई टेम्परेचर पे क्यों लेके गए इसको हम। पता नहीं सर। देखो लो टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन स्पीड तो ज्यादा नहीं होगी ना भाई। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो 700 केल्विन क्या है, इट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, फॉर विच द डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शन। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तीसरा, मैं लिख दूं यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर सिंस हावर प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सिंस हावर्स प्रोसेस, हावर्स प्रोसेस is an exothermic, Haber's process is an exothermic process, so it should be spontaneous, it should be spontaneous at low temperature। तो रिएक्शन को क्या लो टेम्परेचर पर ज्यादा स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा, है ना। बट एट लो टेम्परेचर, but at low temperature the rate of reaction, the rate of reaction is very low। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है आपका, काफी लो है, बहुत कम है आपका, है ना। बट एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो, है ना। फिर मैं लिख दूं यहाँ पर सो 700 केल्विन is the, और तो मैं लिख दूं सो टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ए हाई टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन इज यूज। सो टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, of 700 केल्विन इज यूज। 700 केल्विन वाला जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसे हम यूज करते हैं। तीसरा फैक्टर ये हो गया आपका। फोर्थ फैक्टर देखो, हाई प्रेशर। ये बात तो हमें सीधा ही समझ में आ रही है बिल्कुल एकदम। हाई प्रेशर, देखो इस रिएक्शन को देखें तो लेफ्ट साइड में कितने मोल हैं भाई, 4 मोल हैं, है ना, और राइट साइड में कितने मोल हैं, 2 मोल।
तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा। और प्रेशर कहाँ डिक्रीज हो रहा है, राइट साइड में, है ना। तो वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, दे आर मोर फेवरेबल अंडर हाई प्रेशर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सिंस दिस प्रोसेस, सिंस दिस प्रोसेस is accompanied is accompanied by decrease in volume, is accompanied by decrease in volume, decrease in volume, so high pressure, so higher pressure is more favorable। इसीलिए हायर प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा फेवरेबल होगा। so the higher pressure is more favorable। अच्छा, और क्या हो सकता है इसके अंदर आपका, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और पांचवा फैक्टर हो गया आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, टू कैटलाइज द रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ए कैटलिस्ट, a catalyst containing oxides of iron, potassium and aluminium is used। और छठा मैं लिख दूं, promoter to increase the efficiency of catalyst, to increase the efficiency of metal catalyst, to increase the efficiency of catalyst, ठीक है ना। मोलिबेडिनम, मोलिबेडिनम, नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, मोलिबेडिनम is used as a promoter। मोलिबेडिनम को हम कैसे यूज करते हैं, एज ए प्रोमोटर यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका मोलिबेडिनम इज यूज्ड एज ए प्रमोटर। और फिर इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूं मैं यहाँ पर, फ्लो चार्ट, ठीक है ना। फ्लो चार्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, देखो यहाँ से हावर प्रोसेस का फ्लो चार्ट। तो पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, दो इनलेट रख लिए, यहाँ से इनको कंबाइन कर दिया मैंने, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये चल पड़ेगा यहाँ से। अब इसको मुझे क्या करना है, कंप्रेस करना है ना। तो यहाँ पर मैं एक कंप्रेसर लगा दूं, ये लगा दिया मैंने, ये कंप्रेसर। इसमें प्रेशर कितना कर दूंगा मैं, 218। तो ये लिख दिया मैंने 280। और ये क्या है आपका कंप्रेशन। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस आई और यहाँ से हाइड्रोजन गैस आई। तो N2 और इसका प्रेशर इतना हो गया आपका। चलिए इसके बाद आगे, अब कंप्रेसर में ये मिक्स हो गया आपका। अब नाइट्रोजन और इसका मिक्सचर तो है ही, अब इसको कहाँ से पास कर दें हम, कैटालिटिक कन्वर्टर से। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ये एक चैम्बर होता है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके कैटलिस्ट रखे होते हैं, है ना, ये ऐसे। तो मिक्सचर तो ऊपर राइज करेगा ना, इसलिए ऐसे एंट्री कराते हैं। और ये हो गया आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। इसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, जिन पर आपका क्या रखा होता है, कैटलिस्ट रखा होता है। ये वाले यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स हैं आपकी,
ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे यूं प्लेट्स चलेंगी, जिनके ऊपर क्या रखा होता है आपका, कैटलिस्ट रखा होता है, ठीक है ना, ये ऐसे। और यहाँ से आपकी गैस क्या हो जाएगी, आपकी निकल जाएगी, ऊपर उठ के अमोनिया निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना, ये अमोनिया। पहले यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि पता लगे ये क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर। दिस इज कैटालिटिक कन्वर्टर, है ना। और हीटर भी लगा देते हैं यहीं पर, है ना, टेम्परेचर भी तो हमें इतना ही करना है ना, तो इसी यूनिट पर हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, हीटर। हीटर क्या करेगा, टेम्परेचर को 700 तक लेके जाएगा आपका। ये यूनिट क्या हो गई आपकी, हीटर, है ना। यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, 700 केल्विन। और ये क्या हो गया आपका हीटर, और ये हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में हमें क्या लिखना है, आयरन ऑक्साइड, है ना, K2O Al2O3 मोलिबेडनम भी। अरे तो एग्जिट हो गया था क्या, हेलो। हाँ सर, वो फोन अच्छा अच्छा, ऑफ चलो हो गया, वो लैपटॉप ऑफ हो गया था। अच्छा हाँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हो ही गया ये काम हमारा। और बस इसके आगे क्या करो, चैम्बर लगा के उसमें अमोनिया को स्टोर कर लो। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये अमोनिया, ये यहीं पर लगा देना, ये चैम्बर लगा, बस इसके अंदर इसको थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, कूल करने के लिए, अमोनिया काफी हॉट आएगी आपकी, तो कूल करने के लिए ये जो पाइप आएगा इसके अंदर, उसको क्या कर दोगे आप, घुमा दो। इसको घुमाने का मैंने जिगजैग बना दिया, ऐसे ऐसे घुमा दोगे, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे घूम जाएगा पाइप आपका, तो इससे कूल डाउन हो जाएगा आपका ये। अब 100% रिएक्शन तो होगी नहीं आपकी, है ना, तो अमोनिया यहाँ पर क्या हो जाएगी, सारी की सारी लिक्विफाई। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर लिक्विड अमोनिया। और जो मिक्सचर होगा यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, है ना, सारी नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो रिएक्ट करेगी नहीं आप, तो यहाँ पर जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, N2 और प्लस में H, है ना, ये इसको रिसाइकल करके आप दोबारा कहाँ भेज देंगे, कंप्रेसिंग यूनिट में, है ना। तो ये कंप्रेसर ही क्या करेगा, इसको फिर से प्रेशर लगाएगा और इसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर, है ना। यहाँ पर हमने भी, तो ये इस तरीके से इसकी क्या हो गई, रिसाइकलिंग, है ना। यहाँ पर मैं लिख दूँ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। और यहाँ पर लिक्विड अमोनिया मिल गया आपको, दिस इज लिक्विड अमोनिया, ठीक है भाई, ये फ्लो चार्ट है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फिर रिएक्शंस वगैरह आएंगी सारी आपकी यहाँ पर, और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, ऑसवाल्ड प्रोसेस। हाँ जी सर। तो अगली क्लास में हो सकता है ग्रुप 15 खत्म हो जाए हमारा, नहीं अगली में नहीं, अगली से अगली में ग्रुप 15 खत्म होगा ना, क्योंकि फास्फोरस भी है ना, नाइट्रोजन के बाद थोड़ा सा फास्फोरस भी है। चलो ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके।